Yeah, hello. So today we'll start elimination reaction. So उसको देखते हैं हम लोग marker pen. So there is some definition like what is called elimination reaction. ये सब नोट्स मैं भेज दूंगा, केवल अभी समझना होगा। जो इम्पोर्टेंट बात होगी वही मैं लिखूंगा, क्योंकि सब डेफिनेशंस होता है। लाइक पहले क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शंस जिसमें कुछ मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा हो। जैसे लॉस ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल जैसे कि ले लो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया सी, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। ये अब इनको हम लोग कुछ बेस डाल दें तो बेस क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को इधर से लॉस कराता और ये इस साइड से इधर लॉस करेगा, इधर से Cl बाहर जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C हुआ और HCl बाहर गया। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल। E प्लस भी बाहर गया, Nu माइनस भी बाहर गया। जिसमें लॉस हो हेलो। हेलो अय्यप्पन बोलो। हेलो। हाँ अय्यप्पन बोलो, कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, वो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कुछ इशू है इसलिए मैं अभी आ रही है ना? हाँ हाँ, अभी आ रही। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जनरली कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल का जैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का लॉस होता है, तब ये एल्कीन बन गया। जनरली एल्कीन बनता है। इसमें कई तरह का एलिमिनेशन होगा। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एक ही एटम से दोनों का लॉस हो। जैसे CHCl3 है, तुमने बेस दिया तो OH माइनस क्या करेगा, पहले H प्लस लेके गया, इलेक्ट्रोफाइल तो बाहर आ गया, एंड यहाँ पे CCl3 माइनस आ गया। अब जो माइनस आ गया, इससे क्या होगा, Cl माइनस भी बाहर जाएगा। क्यों? कार्बन पे निगेटिव चार्ज एंड क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। कहां पे मोर निगेटिव, कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो Cl माइनस निकल जाता है। Cl माइनस निकलेगा तो क्या होगा, CCl2 बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे
वन वन एलिमिनेशन बोल रहे हम लोग। वन वन एलिमिनेशन मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही कार्बन से दोनों बाहर गया। कौन सा? एक इलेक्ट्रोफाइल भी एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों बाहर जा रहा। तो उसको क्या बोल रहे हैं? अल्फा एलिमिनेशन। नाउ बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन मतलब क्या हो गया? एक ही कार्बन से दोनों बाहर जा रहा है। बीटा मतलब फर्स्ट सेकंड कार्बन से, एक कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे से न्यूक्लियोफाइल। गामा एलिमिनेशन मतलब फर्स्ट थर्ड, एक एटम से हाइड्रोजन, जैसे ये पहला एटम, दूसरा, तीसरा, वन थर्ड एलिमिनेशन। ये वन टू एलिमिनेशन, ये वन वन एलिमिनेशन। वन वन एलिमिनेशन मतलब वन से इलेक्ट्रोफाइल भी बाहर गया, वन से न्यूक्लियोफाइल भी बाहर आ रहा है। तो ये अल्फा होगा। अल्फा मतलब एक ही कार्बन से दोनों बाहर गया। तो एक ही कार्बन से मतलब अल्फा कार्बन ही है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे कार्बन होता है नोमेनक्लेचर। तो ये अल्फा एलिमिनेशन, इसी से हाइड्रोजन भी बाहर जा रहा है, इसी से क्लोरीन भी बाहर जा रहा है। तो ये अल्फा एलिमिनेशन से क्या बन जा रहा है? CCl2। ये कार्बीन होता है। कार्बीन तो याद होगा, 6 इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो ये कार्बीन है। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? इसमें 1-2 एलिमिनेशन हो रहा है। अब यही हम लोग को डेप्थ में पढ़ना है, यही डिटेल में पढ़ना है। E1, E2, EI, E1CB। वहां पे क्या पढ़ा होगा तुमने? SN1, SN2, SNI। यहाँ पर क्या हो गया? E1 जैसे SN1 है सेम लाइक E1 जाएगा, जैसे SN2 है सेम लाइक E2 होगा, बाई मॉलिकुलर। SNI होता है ये इंट्रामॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। और ये क्या होगा? E1CB, एलिमिनेशन कंजुगेट बेस। तो यहाँ पर क्या होगा? HCl है, तो एक ही कार्बन से, इस कार्बन से अल्फा कौन सा होगा इसमें? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? क्लोरीन के पास। तो अल्फा कार्बन है। और बीटा कार्बन कौन सा होता है? हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन है। इसके बाद वाला कार्बन क्या होगा? गामा। इसके पास भी हाइड्रोजन है, इधर डेल्टा ऐसे जाता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या हो गया? अल्फा वाला ग्रुप तो बाहर जाएगा ही, साथ में बीटा पे जो है वो भी बाहर जाएगा, मतलब Cl और H बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? एल्कीन। अब ये कौन सा प्रोसेस है? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी हाइड्रो मतलब हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन, और डी मतलब रिमूवल। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? एल्कीन। एल्कीन क्या है? एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रहा है। क्यों? हाँ दर्शन। पीपल वेटिंग रूम कहाँ जाना है? Participants, yes, people. अभी अगले बार से इतना लेट नहीं, सब आ रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है।
तो थोड़ा स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ गया, किसी चैनल के थ्रू जाना था इसलिए। अगले बार से 8 o'clock को स्टार्ट कर रहा हूँ और 8:05 तक मीटिंग लॉक कर दूंगा। ठीक है, देखो तो व्यूअर तो क्या हो गया कि जैसे एक ही कार्बन हो गया, यहाँ से Cl गया, यहाँ से H गया, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये है बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ऐसे होता है। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या हो गया कि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके एल्कीन बन जाता है। तो ये बीटा एलिमिनेशन हो गया। और गामा एलिमिनेशन मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 एलिमिनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन है, ये या दो क्लोरीन हो गया, Zn दो, तो ZnCl2 बाहर गया, ये अल्फा बीटा गामा हो गया। सबको भी हाँ, तो ये हो गया गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन, तो ये सब केवल डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है। अल्फा एलिमिनेशन मतलब हो गया एक ही कार्बन से दोनों बाहर जा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन। बीटा मतलब क्या हो गया, आजू बाजू वाले कार्बन से बाहर जा रहे हैं। और गामा एलिमिनेशन मतलब क्या हो गया, 1 और 3 से बाहर जा रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट से एक क्लोरीन, थर्ड से एक क्लोरीन बाहर जा रहा है, यही है। अब इसको जैसे कि एक और एग्जांपल, यहाँ पे OH और CH2Cl है, तो अल्फा कौन सा हो गया, जिसके पास क्लोरीन हो गया ये 1, उसके बाद बीटा हो गया ये 2, ये गामा हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है और CH2 से Cl बाहर जा रहा है, तो HCl बाहर गया, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड होगा CH2 और O के बीच में, तो इस तरह से ये बॉन्ड बन गया। तो एलिमिनेशन क्या हो गया, 1 और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कार्बन से बाहर गया। तो जब भी इसमें कोई जरूरी नहीं था एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि जनरली इलेक्ट्रोफाइल reactions in which what loss of a molecule takes place generally forms an unsaturated compound, but जरूरी नहीं है कि unsaturated compound हो, here you can say कि new sigma bond is formed, यहाँ पे न्यू सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हुआ। ये सब केवल डेफिनेशन है। हाँ बताओ, इसमें किसको डाउट है? ओके ठीक है, तो इन जनरल इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। तो कंडीशंस क्या होता है एलिमिनेशन के लिए, एक कंसेप्ट तुम लोग को मालूम होगा, सर ने सिखाया होगा। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड रिएक्ट्स विथ हार्ड बेस। हार्ड एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड H+ होगा, इससे रिएक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस OH- ही चाहिए। ये हार्ड एसिड है, इससे रिएक्ट करने के लिए हार्ड बेस OH- चाहिए। कार्बोकैटायन क्या हो गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया। H+ क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी है, हाई चार्ज डेंसिटी, साइज स्मॉल है, तो हाई चार्ज डेंसिटी से साइलेंस आता, कब मैं सिंस 8:30 हो गया, अभी तक सब आ रहे हैं, तो मैं मीटिंग लॉक करता हूँ, कैसे तो चल ही नहीं पाए। ठीक है, मैंने मीटिंग लॉक किया अभी। तो ये हार्ड एसिड रिएक्ट्स विथ हार्ड बेस, जैसे कि क्या होता है, H+ कौन सा होता है, हाई चार्ज डेंसिटी है, ये एक हार्ड एसिड है, सो इट विल रिएक्ट विथ हार्ड बेस लाइक OH-। अब सॉफ्ट एसिड C+ है, क्यों, चार्ज डेंसिटी कम होगा, लेस चार्ज डेंसिटी। लेस चार्ज डेंसिटी क्यों है, क्योंकि कार्बोकैटायन पे चार्ज डिफ्यूज होगा, तो इसके लिए सॉफ्ट बेस चाहिए जहां चार्ज डिफ्यूज है, जैसे न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब्स्टिट्यूशन का केस हो गया, जहां सॉफ्ट एसिड रिएक्ट्स विद सॉफ्ट बेस। तो जैसे कि सब्स्टिट्यूशन CH3 थ्राइस
HCCl है और तुमने कुछ न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, कुछ RO माइनस वगैरह दे दिया है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा तो ये इससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विथ सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड रिएक्ट विथ हार्ड बेस। तो जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो वहां कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन इज, ये मैं तो यहाँ पे मीटिंग मैंने लॉक किया है और लोग भी आए हुए हैं। वेट, मीटिंग सेटिंग, ओके। अभी लोकेश किधर है उसका, जैक एच, ये कौन है, जोनाथन, ये लोग बाहर क्या, हेलो हेलो आदित्य, हेलो आदित्य, हाँ हाँ सर। ये बताओ जैक मी ऑफ कौन है या जैक एच? सर नहीं बता, आप हमारे बैच का नहीं है कोई। जोनाथन, मार्टिन, निकोले, नो सर, मैट मिलर, नो। ये सब नाम अपने लग भी नहीं रहे फॉरेन के, यही लोग पिछले बार भी थे ना। शिवम शेट्टी है अपना तो ठीक है, हाँ शिवम को मैंने एडमिट कर लिया। सॉरिन वो भी, हाँ ठीक है, सब कुछ बाहर के लोग हैं, उनको बता देता हूँ। सार्थक इधर का है क्या? हाँ सर, सार्थक कस्तूर। Okay, ठीक है, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। तो क्या देखते हैं? हाँ, तो फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, उसको यूज करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करता है एंड हार्ड एसिड रिएक्ट्स विथ हार्ड बेस। तो C plus is what, carbocation is soft acid, so carbocation will react with what, nucleophile. For elimination H plus क्या होता है, एलिमिनेशन में हमेशा H plus निकलेगा, H plus हार्ड एसिड है तो उसके लिए हार्ड बेस देना पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन, और वीक बेस होगा तो सब्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। नाउ न्यूक्लियोफाइल और बेस, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ABMO पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द ABMO ऑफ द कार्बन और हाइड्रोजन। और बेस कहाँ अटैक करेगा, बेस भी उसी तरह से अटैक करता है, बट दोनों का ABMO क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी का होगा। सो हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन का H2 का तुम देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें एंटी बॉन्डिंग कहाँ पे होता है, थोड़ा लोअर एनर्जी लेवल पे होगा,
तो उसकी एनर्जी कम है और उसको H प्लस को निकालना है तुम्हें, तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। बट वही तुम्हारा कार्बन का एबीएमओ देखा जाए तो sp3 वाला है, तो उसका एबीएमओ हाइयर एनर्जी पे, उस एबीएमओ पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी ज्यादा होनी जरूरी नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आता है। Okay, so nucleophile or base, nucleophile reacts on the ABMO of carbon, और ABMO of carbon की एनर्जी ऑलरेडी हाई है। कार्बन का 2p का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी याद होगा, तो उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है, तो थोड़ी लोअर एनर्जी पे भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर जाएगा। बट बेस के लिए क्या करना चाहिए? यदि हाइड्रोजन निकालना है तो तुम्हें हाइड्रोजन निकालना है तो क्या करना होगा? बेस देना होगा और हाई टेम्परेचर देना होगा। लो टेम्परेचर मतलब क्या याद करोगे? सब्स्टिट्यूशन, और हाई टेम्परेचर मतलब एलिमिनेशन। तो 2 पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में हो गया कि सब्स्टिट्यूशन के लिए तुम्हें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, बट एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन। उसी तरह लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन। ये सब बस पॉइंट्स है, नोट्स। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये मेन है, यही हम लोग को करना है। जो हम लोगों ने पहला किया था अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब ये कौन सा एलिमिनेशन हो गया? हम लोग बात कर रहे हैं 1-2 एलिमिनेशन के। तो 1-2 एलिमिनेशन बात करें हम लोग, तो अपने पास क्या क्या हो जाता है? फर्स्ट और सेकंड, इसी दो से हम लोग को बाहर करना है। तो एक प्रोसेस है जो हम लोग करेंगे इसको, इसमें टोटल 2 से 3 लेक्चर जाएंगे। CH2H और CH2L है। यदि तुमने बेस दिया और पहले हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तब क्या बन जाएगा? ये कंजुगेट बेस में ट्रांसफर हो गया, इसका नेम होगा E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर आएगा और Cl यहां से बाहर, ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मान लो कि L पहले बाहर आ जाए, इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का तो रोल सर ने बता दिया होगा, पोलर जाएगा ये CH2 के साथ H, और ये क्या बन जाएगा? CH2 प्लस ना। तो यही स्टेप जो होगा RDS होता है। SN1 याद करो, SN1 में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा, और तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया ना। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है? वो एल्कीन बन जा रहा है। E1CB, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट दोगे तो एल्कीन बन गया। तो यहाँ पे यदि L पहले निकल गया, L पहले निकल गया, ये फिर अभी और लोग आ रहे हैं एडमिट होने, वेट मैं मीटिंग लॉक करता हूँ। ओके, सो L पहले निकल जाए तो कार्बोकेटायन बन गया और यहाँ से एल्कीन बन जाएगा। अब दोनों एक साथ हो जाए, जैसे CH2 CH2, ये L है, ये H है, सॉरिन इज इन वेटिंग रूम। ओके, जैसे करना होगा। ओके, तो यदि H पहले गया तो कंजुगेट बेस बन गया था, इसलिए इसका नाम है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस E1CB।
और यदि एल पहले चला गया लिविंग ग्रुप तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो जैसे SN1 था उसी तरह से ये होगा E1। E1 में इस तरह से आ जाता है। अभी इसका बहुत डिटेल है, E1C भी पूरा एक लेक्चर, E1 में पूरा एक लेक्चर। फिर यहाँ पे बेस दिया जाए तो ये क्या होगा, यदि H भी साथ में जाए, L भी साथ में जाए तो ये क्या कहलाएगा, E2। इट इज सेम लाइक SN2। SN2 में क्या होता था, बेस या न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे अटैक किया एल बाहर गया था, या बेस जैसे जैसे अटैक कर रहा है एल बाहर जा रहा था, ये E2 हो गया। तो कौन कौन सा हो गया, E1CB, E1 और E2, और एक हो जाएगा EI। EI क्या है, एलिमिनेशन वेटिंग रूम जोनाथन आईफोन। अच्छा, कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाए तो कैसे ज्वाइन करें? वेटिंग रूम में अनुराग कहाँ पर है, ये दिख नहीं रहा। Participant। लोकेश अलग हाँ भी दिखाई दिया। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करें। कौशल सेल क्या, ठीक है।
ओके तो अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी और कोई नहीं बचा हुआ, बट कल से पहले आ जाओ जब भी मेरा लेक्चर है। अभी भी अनुज बाहर है, मतलब सोचो 8:50 हो गया, अभी तक सब आते रहेंगे, लेक्चर तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा फिर। ओके कल से खुद से ही 8 से 8:10 हो जाए, 8:10 के बाद नहीं आ पा रहे हो, नहीं ज्वाइन हुआ तो बस बाहर बैठो। तो 8:50 तक मैं लगातार करते रहूंगा, लेक्चर कब स्टार्ट होगा, कोई फ्लो नहीं जा पा रहा है इस चक्कर में। तो मैंने 3 प्रोसेस बता दिए, E1 CV, E1 और E2। ये शॉर्ट में मैंने बताया, इसी को अब डिटेल में देखते हैं कि ये जैसे E1 है तो E1 क्या था। E1 में क्या हो गया, SN1 की तरह पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, ऑफ कोर्स पोलर सॉल्वेंट इज नीडेड, कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म, देन H+ बाहर जाता है। तो 1-2 एलिमिनेशन की हम लोग बात करें, इसमें बताया कि इफ L, हाँ इसमें क्या हो गया कि L पहले बाहर चला गया, L पहले बाहर चला जाएगा तो पहले क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन इज फॉर्म, तो उसको हम लोग E1 बोलेंगे। H और L दोनों एक साथ बाहर हो, तो जैसे SN2 था उसी तरह ये E2 होगा। और हाइड्रोजन पहले लीव कर जाए तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस, तो उसका नेम होगा E1CV। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे E1 मैकेनिज्म, तो ये है E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म में क्या हो गया, पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या हो गया कि अल्कोहल ले लो, कॉन्क H2SO4 डाल दो, डाइल्यूट H2SO4 नहीं, डाइल्यूट डालोगे तो वाटर बेस हो जाएगा और H+ वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। कॉन्क H2SO4 मतलब वाटर नहीं है, तो H2SO4 किससे रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, इन शॉर्ट देखें हम लोग तो सी जैसे वो H हो गया। अब तुम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 दे रहे हो तो इसका फायदा नहीं है, क्यों, H2SO4 का H+ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, या वाटर नहीं देते हम लोग, कॉन्क देते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया H2O+। अब एक बार H2O+ हो जाएगा तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। फिर एक बार प्लस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा। ये मैकेनिज्म E1 में जाने वाला, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर को बाहर करो। इस प्रोसेस में अल्कोहल से तुमने वाटर को बाहर किया तो क्या होगा, HOH बाहर गया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो इन टर्म क्या बन गया, एल्कीन बन गया ना ये। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए क्या लेना होगा तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, तो H2SO4 ही लेना होगा। HCl लोगे तो क्या होगा, ये पढ़ा होगा तुमने, यदि HCl ले लिया जाए OH और HCl, तो इसमें क्या हो जाता है, H+ जाके इस पर अटैक करेगा, ये क्या बनता है, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। नाउ Cl- कम्स और H2O को बाहर कर देता है, यही है ना। तो क्या बन जाएगा ये C के साथ यहाँ Cl। तो यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म होता है, इसमें SN1 नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, C के साथ OH H+ जाकर अटैक किया, H2O+ बना। तो इसमें क्या हो जाएगा, H2O बाहर जाएगा तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म, सॉरी इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, कार्बोकेटायन के लिए क्या चाहिए, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो ये पढ़ा होगा तुमने SN2 में, ये रिएक्शन SN2 में जाता है। बट यही ब्रांच्ड हो जाए, जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो जाए तो SN2 ना हो SN1 होता है, तब कार्बोकेटायन बनाओगे, रीअरेंज होगा, तब Cl आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है, 1 ब्यूटेनॉल से क्या बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये SN2 ही होता है, राइट। तो ये सब SN1 SN2 में पढ़ चुके हो। तो Cl- देंगे हम लोग तो क्या होगा, Cl- दिया तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, Cl-, Br-, I-, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बट वही H2SO4 ले लोगे तो H2SO4 में क्या होता है, कंजुगेट बेस हाईली स्टेबल होगा ना,
ये कंजुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये बहुत ही वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता, इसलिए कॉन्क H2SO4 देंगे तो हम लोग का वो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करेगा, वो जाकर अटैक कर ही नहीं सकता। कॉन्क H3PO4 उसका भी वही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, KHSO4 इसमें भी H+ जाएगा, सल्फेट है, तो ये सब रहेगा तो एलिमिनेशन, और HCl HBr HI वगैरह रहा तो सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल प्लस HCl ये सब पढ़ा तुमने सब्स्टिट्यूशन में। अब यही E2 मैकेनिज्म क्या होगा, Al2O3 P2O5 के साथ हिट कर दो या POCl3 के साथ, अब ये तीनों लर्न कर लेना, तब ये डायरेक्ट E2 होगा। THO2 के साथ हिट करोगे तो ये E1CB होगा, E1CB कैसे होगा वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे इस कंसेप्ट को मैं क्लियर करें कि कब क्या हो रहा है, ये हो जाएगा जब OH दे दे और यहाँ पे कॉन्क H2SO4, तब क्या होगा, कॉन्क H2SO4 के साथ हीट दिया हुआ, तो पहले स्टेप में इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, इस केस में सिंस हीट है इसलिए 1 डिग्री का भी कार्बोकैटायन बनता है, तो अल्कोहल 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, सबके सब E1 जाएंगे ही जाएंगे। जबकि SN1 और SN2 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो लगा होगा कि HCl दोगे तो SN2 1 डिग्री पे, और 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 था, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है सब E1 है। इसको थोड़ा और डेप्थ हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होके क्या होगा, प्लस यहाँ पर आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट इज देयर, हाइड्राइड शिफ्ट तो मालूम होगा ऐसे जाता है, और उसके बाद से ये अल्कीन बन जाता है। और वही मैंने बताया था कि तुम HBr दे दो, HBr दे दो तो क्या होगा, CC के साथ यहाँ पे Br आएगा, यही होगा ना, ये SN2 हो जाता है, तो ये पार्ट हो चुका है SN2 वाला, E1 वाला हम लोग कर रहे हैं, और इसको Al2O3 के साथ डायरेक्ट हिट कर दो, तो मैंने बताया Al2O3 के साथ डायरेक्ट हिट करने में क्या है, E2 मतलब तो एक साथ होगा, लिविंग ग्रुप भी और ये भी, तो लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पे OH, तो उसके बाजू में क्या है हाइड्रोजन, वही बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड C ऐसा, तो एल्कीन बन जाएगा। ये क्या हो गया OH और यहाँ पे H, H2O बाहर गया, ऐसा बन गया ना, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म होके ये इस तरह से बन रहा है एल्कीन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये E1 है, तो E1 में SN1 की तरह कार्बोकैटायन बनाना है, रीअरेंज करना है, तो ब्यूट-2इन, और E2 में कार्बोकैटायन नहीं होता, Al2O3 के साथ E2 है अभी जो लिस्ट मैंने दिखाया था, तो डायरेक्ट OH और H आजू बाजू से हटा देना है, ब्यूट-1इन बनेगा। इस केस में Al2O3 के साथ हिट करोगे तो ब्यूट-1इन, और इसके साथ ब्यूट-2इन, ये सब मेंस लेवल क्वेश्चन है कि इसके साथ क्या प्रोडक्ट होगा, इसके साथ क्या होगा। तो ये यहाँ पे था रिएक्शन मैकेनिज्म में, यदि ये सब रहे तो तुम्हें याद कर लेना, जिसमें H+ के साथ हिट करेंगे तो E1, H2SO4 H3PO4 KHSO4, और Al2O3 P2O5 POCl3 के साथ डायरेक्ट E2। नाउ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो इसमें क्या बन जाता है, जैसे RX होगा, जो RX स्टेबल कार्बोकैटायन दे रहा है उसको यदि न्यूट्रल बेस के साथ हीट कर दिए, हीटिंग मतलब एलिमिनेशन मान के चलना, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन फॉर्म होगा। हीट नहीं रहता तो ये सब मालूम है तुम, RX प्लस ROH, उसमें क्या था, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक किया था X बाहर, तो ईथर बना था ना ROR, ये सर ने करा दिया होगा, H2O दोगे तो ROH बन गया होगा, तो वो सब सब्स्टिट्यूशन, बट हीट देने के साथ तुम्हें क्या देखना है, एलिमिनेशन। अब OH हो गया, यही मैंने अभी बताया कि OH के साथ कॉन्क H2SO4 रहे और हीट रहे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन, एलिमिनेशन, और वही कॉन्क HCl कॉन्क HBr कॉन्क HI रहे तो सब्स्टिट्यूशन, ये किया तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, एलिमिनेशन। तो कॉन्क H2SO4 यूजुअली आते रहता है कि क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है ना इसमें, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वगैरह कारण, तो सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है इसमें, क्योंकि X- इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जबकि H2SO4 का कंजुगेट बेस क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, ये नहीं कि इसको हटा के OH हट के OSO3H आ जाए, नहीं, अल्कीन फॉर्म होने वाला है। नाउ डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा H - T डेल्टा S,
एनर्जेटिक्स हम लोग देखें तो क्या होना चाहिए, फॉर प्रोसेस टू टेक प्लेस डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, बट डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। सिंस एल्कीन बनने वाला है, तो एल्कीन बनने वाला मतलब वीक पाई बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बाहर जा रहा था। ये मैंने बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। क्यों, तुम एल्कीन बना रहे हो, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो लेस स्टेबल होता है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। और सिंस एलिमिनेशन है तो डेल्टा एच क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू हम लोग लिखे हैं तो ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब तुम्हें ये याद आएगा थर्मोडायनेमिक्स में जो मैंने बताया था, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव कब होगा डेल्टा जी, ये जब हाई टेम्परेचर हो तो ना, रिएक्शन इज फिजिबल एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए इसके लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर हायर रखते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, पहला स्टेप ले लो, जैसे कि मैंने ये लिया OH, अब कॉन्क H2SO4 के साथ हीट किया जाए, H प्लस जाएगा, पहले स्टेप में H प्लस जाके ऐसे क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, TS1, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, फाइनली क्या होगा, मान लो ये A है, A से यहाँ पे बन गया B, ऐसे। अब तक किसकी एनर्जी हायर है, A की B की, A की एनर्जी हाई होगी, B की एनर्जी कम होगी। क्यों, B की एनर्जी कम होती है क्योंकि एक बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया तो एनर्जी रिलीज हो गई ना। तो जब हम लोग इसका कर्व बनाएंगे तो ये देखो कर्व कैसे होगा, A यहाँ पर है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट 1, और B क्या होगा, इसकी एनर्जी लोअर चली गई, तो रिएक्टेंट से भी कम एनर्जी पे चला गया। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा, ये यहाँ पर आ गया। पहले स्टेप में क्या हो गया कि जस्ट H प्लस अटैच हो रहा है, इसका TS1 कैसा होगा, TS1 ये होगा ना डॉटेड वाला, ये बॉन्ड कौन सा होता है सबको मालूम होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसेप्ट की, OH H, यहाँ पे H प्लस ले लो तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको डोनेट करेगा, जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ प्लस आ जाएगा ना। तो कभी भी ऑर्गेनिक में इस तरह से लोन पेयर डोनेट करे तो प्लस चार्ज इस पर आ जाता है, HOH रहे ROH रहे जो कुछ भी रहे, तो यहाँ पर क्या है, ROH ही तो है, अपना लोन पेयर जैसे ही डोनेट करेगा वो पे प्लस आता है। नाउ H2O प्लस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्यों, ये बाहर जाएगा तब क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे आएगा, ये इस तरह से होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डॉटेड होगा ना, और ये OH2 प्लस चार्ज यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी होगा, पार्शियल प्लस चार्ज, धीरे धीरे ये पूरा का पूरा प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। अब कार्बोकेटायन बन गया, ये C होगा, तो B से C जाओगे तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, तो ये तो हायर एनर्जी है ना, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई। अब यहाँ पे एक बार कार्बोकेटायन बन जाए, जिसके बाजू में हाइड्रोजन है, वो यहाँ से जो बेस है, वो बेस कौन सा है, जैसे HSO4 माइनस, वो हाइड्रोजन को लेके गया और ये यहाँ से एल्कीन शिफ्ट होके आ गया, तो ये क्या हो गया, एल्कीन। ये क्लियर हुआ, इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, इसके ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, डॉटेड होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ भी डॉटेड होगा, फाइनली एल्कीन पे आ गया। तो तुम इसका स्टेट्स देखो, तो पहले मैंने दिखाया कि मैकेनिज्म में ये लिख दिया मैंने, H2SO4 है, वो ब्रेक होगा, क्या देगा, H प्लस और HSO4 माइनस, H प्लस जाके अल्कोहल पे अटैक किया, कार्बो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में H2O बाहर जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, तुम्हें सबका RDS याद कर लेना, RDS हमेशा पूछता है किसका RDS क्या है, तो ये याद करो, लिविंग ग्रुप जब बाहर गया था SN1 में, वही RDS था ना, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS, या कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, यही RDS होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, तुरंत इधर बनेगा, दूसरा स्टेप स्लो हो गया, थर्ड स्टेप में इधर सीधा चला गया।
ये 3 स्टेप का तो प्रोसेस है। SN1 क्या था, 2 स्टेप का प्रोसेस था। पहला स्टेप कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, दूसरे में बॉन्ड फॉर्मिंग, ऐसे ही था ना। कई बुक में वो 2 ही स्टेप दिखाते हैं वो, जबकि इसमें हायर लेवल बुक दिखाओ तो दिखाया हुआ कि 3 स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, H+ अटैक करेगा H2O+, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन, तीसरे में एल्कीन। तो ये हो गया वाया TS1। TS1 ऐसा है, ये बॉन्ड फॉर्मिंग डॉटेड लाइन दिखाया मैंने। और यहाँ पे क्या होगा, H2O+ हो गया, यहाँ से H2O क्या हो गया, बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉटेड हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है धीरे धीरे। फाइनली कार्बोकैटायन यहाँ से HSO4- को बाहर क्या, एल्कीन आ गया। तो ओवरऑल कैसा रह जाएगा, फर्स्ट स्टेप A से B का एनर्जी लेवल लोअर है। C क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन जिसमें बना वो C था, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन। D में क्या हो गया कि वो वापस एल्कीन पे आ गया, तो एल्कीन बन गया। तो A और D में देखा जाए तो D तो एल्कीन है, A में कम से कम सारे सिग्मा बॉन्ड तो है, या सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड बना दिया गया। पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या हो गया, एनर्जी देना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। तो कर्व पूछ दे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का कर्व क्या है, तो एक्चुअल कर्व ये है। कितने पिक्स है ये पूछ दे तो कितने टॉप पॉइंट है, 1 2 3, ऐसे ही होगा ना, 3 स्टेप प्रोसेस है। ओके, तो इसमें RDS कौन सा हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, वही मेन है ना, इसी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतना हाई चाहिए ना, इसी बैरियर को क्रॉस करना है। अब उसके बाद रीअरेंज हो, वो अलग स्टेप हो गया, कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो सकता है, तब वो 4 स्टेप का प्रोसेस हो जाएगा, 5 स्टेप 6 स्टेप ऐसे हो सकता है, जितने बार रीअरेंज होगा। बट तुम्हें फर्स्ट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही क्या होता है, RDS। सो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज RDS। तो कई बार होता है कि अरे कार्बोकैटायन बाद में तो स्टेबल हो जाएगा ना, नहीं, तो वो RDS नहीं होगा, उससे रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, तुम्हें तो बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है ना। जैसे कि हम लोग ये यहाँ पे pH रख दे, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2Cl, तो क्या ये रिएक्शन फास्ट होगा, नहीं, कार्बोकैटायन तो 1 डिग्री ही बना ना, वो बात अलग है कि हाइड्राइड शिफ्ट होकर प्लस यहाँ पर आएगा तो स्टेबल करेगा। यदि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो प्लस यहाँ पर आ जाता कार्बोकैटायन, तो पीएच स्टेबल करता। बट पहले तो फर्स्ट कार्बोकैटायन बने तब तो शिफ्ट होगा ना, इसलिए ये कार्बोकैटायन बनता ही नहीं 1 डिग्री। 1 डिग्री मेनली क्या था, SN2 था ना, SN1 नहीं हो पाता, वो बाद में कहाँ जाएगा वो मतलब नहीं है, देखना उसमें भी आएगा सर ये तो बाद में स्टेबल हो जाएगा ना, बाद में स्टेबल से मतलब नहीं है, फर्स्ट कार्बोकैटायन जो बनेगा वही RDS होगा। नाउ रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा फर्स्ट कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना फास्ट रेट होगा। SN1 में क्या था, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होगा तुम लोग को, SN1 में क्या था, कार्बोकैटायन ही तो बना था ना, तो कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन सा करेगा, +M सबसे ज्यादा, देन एरोमेटिक ले लो, एरोमेटिक बनना है तो उसका रेट और जाएगा, हाई होगा बट +M से कम होगा। उसके बाद फिनाइल रेजोनेंस, फिनाइल लेजो, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे था ना SN1 का स्टेप्स। क्लियर हुआ, SN2 में उल्टा था, SN2 E2 के समय सोचेंगे, SN1 तो क्लियर हो गया ना, कार्बोकैटायन बना तो क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एलिमिनेशन के लिए भी क्या होगा, E1 के लिए भी क्या होगा, स्टेप सेम हो जाएंगे ना, जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होगा यही होगा ना, +M एरोमेटिक। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है, ये यूनिमोलिकुलर है ना, तो क्या RDS में बेस इन्वॉल्व था क्या, RDS जब हुआ, RDS में तो यूनिमोलिकुलर है ना, केवल सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व है ना, बेस तो यहाँ पे गया HSO4-, उसके बाद वाले में कार्बोकैटायन बना तब आ गया, ये इस स्टेप में HSO4- इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि वो C से D आने में HSO4, तो क्या होगा, रेट किस होगा, ओनली ऑन द अल्कोहल और सबस्ट्रेट, नॉट ऑन द HSO4- और बेस, इसका पावर क्या होगा, 0।
मतलब रेट इज इक्वल टू के इनटू सबस्ट्रेट, सेम लाइक SN1। ये सारे स्टेप SN1 तक ही है कार्बोकेटायन बन के। वहां पे क्या था, कार्बोकेटायन के बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया था, और कार्बोकेटायन के बाद क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। E1 और SN1 एकदम लास्ट तक सेम जाता है, लास्ट में एल्कीन बन जाता है। रेट ऑफ E1 क्या था, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। कार्बोकेटायन बनाना है तो लिविंग ग्रुप जितना फास्ट लिव कर पाए, जितना स्टेबल हो पाए लिविंग ग्रुप, उतना रेट फास्ट होगा। क्यों, उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ना। The rate of E1 is what? Proportional to living tendency of the living group. ये SN1 में भी था, मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। Now carbocation can undergo what? Rearrangement if possible. कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा, रीअरेंज भी कर सकता है अपने आप को, सेम लाइक SN1। सारे स्टेप्स SN1 के ही है ना। नाउ ड्राइविंग फोर्स इसमें क्या होगा, एबव रिएक्शन मींस द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर ही इसका मेन फोर्स होता है जिससे एलिमिनेशन होता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन में लो टेम्परेचर है तो भी चलेगा। अब इसमें एल्कीन जब कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाए, जैसे कि C+, वहां तो तुम्हें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया था, बट यहाँ हाइड्रोजन हटाना था। हाइड्रोजन का दो चांस हटने का, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ से हटेगा तो क्या बन रहा है, ये मोर स्टेबल एल्कीन हो रहा है। क्यों मोर स्टेबल है, ओके 6 अल्फा CH4 है ना, इसलिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेजफ एल्कीन, सेजफ एल्कीन, ये है ना। और यदि ये इधर चल जाए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा दे तो क्या होता है, ये एल्कीन यहाँ पे आता है तो ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ तो 2 अल्फा CH है ना, ब्यूट बन गया तो ये लेस स्टेबल होगा। ये बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो पूछता है सेजफ किस में बनेगा, हॉफमैन किस में होगा। सेजफ मतलब मोर स्टेबल एल्कीन, हॉफमैन मतलब लेस स्टेबल एल्कीन। इसमें 2 अल्फा CH है, इसमें 6 अल्फा CH है। एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, ये शायद मालूम होगा। मालूम, रिजियो सेलेक्टिव मतलब होता है जिसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हो, ब्यूटीन और ब्यूट1। रिएक्शन को रिजियो सेलेक्टिव। रिजियो सेलेक्टिव मतलब हो गया जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हो। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ब्यूट1 और ब्यूट2, और स्ट्रक्चरल के अंदर भी पोजीशन आइसोमर्स है। वो 2 पोजीशन आइसोमर्स आर फॉर्म्ड एंड 1 इज मेजर। इसको रिजियो सेलेक्टिव बोलेंगे। और एक टर्म होता है स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब यहाँ पे 2 रीजन अलग अलग आए थे, रिजियो। यहाँ पे 2 स्टीरियो मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म और 1 मेजर। या 2 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म हुआ है क्या। इसका परसेंट कितना होता है ये आगे नोट्स में लिखा रहेगा। ये होता है 80% और ये कितना होता है 20%। 80% तो मैक्सिमम, क्योंकि स्टेबल एल्कीन है। अब 80% के अंदर भी 2 फॉर्म है, एक ट्रांस है और एक सिस है। ऐसे होगा ट्रांस और सिस। तो ट्रांस जो होता है 75% ट्रांस प्रोडक्ट, क्यों, ज्यादा स्टेबल होता है, और सिस 25%। तो ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, इसलिए इसमें ब्यूट2 में 2 प्रोडक्ट आ गए, ट्रांस और सिस। ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स भी तो है। तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैव बीन फॉर्म्ड एंड 1 इज मेजर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव। तो रिएक्शन क्या हो गया, स्टीरियो एज वेल एज रिजियो सेलेक्टिव दोनों होता है। रिजियो सेलेक्टिव क्यों, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म हुए इसलिए। स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों, 2 स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म हुए और 1 मेजर है। तो यहां पर क्या होगा, फैक्टर्स विच फेवर E1। कौन कौन से फैक्टर्स फेवरिंग E1 है जो SN1 में थे। SN1 में क्या था, पहला स्टेप RDS क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो जिस स्ट्रक्चर में स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म करेगा, E1। स्टेबल कार्बोकेटायन वही जो तुम्हें ऑर्डर मालूम है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का, प्लस एम, डांसिंग रेजोनेंस, फिनाइल रेजोनेंस, एल्काइल रेजोनेंस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही सब है ना।
कार्बोकेटाइन किस में नहीं फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड पे रहे, ब्रिजहेड पे रहे, बेंट्स रूल, ये सब याद होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पर क्या होगा, जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, E1 होगा। नाउ गुड लिविंग ग्रुप हो तो क्या होगा, तो तुरंत बाहर जाएगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो भी E1 को फेवर करेगा। वीक बेस वो क्या फेवर करेगा, E1 को। क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो दोनों एक साथ हो सकता है, जैसे C के साथ यहाँ Cl हो गया, H यहाँ पे C हो गया, ये H हो गया, तुमने स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया है, जैसे NH2 माइनस दे दो, तब ये बाहर जाएगा ही नहीं, उससे पहले ये भी बाहर जाना स्टार्ट करेगा, तो दोनों एक साथ जाने लगेंगे, तो इस प्रोसेस का नेम E2 हो जाएगा। E2 मतलब साइमल्टेनियस, हाइड्रोजन भी बाहर जा रहा है, Cl भी बाहर जा रहा है, और ये इधर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ये वीक बेस रहे, तुमने ये हटा दिया या बेस वीक कर दिया, तब क्या होगा, जैसे वो OH माइनस थोड़ा वीक है, या और वीक R3N दे दो, NH3 वगैरह दे दो, तब क्या होगा, तब तो ये पुल करेगा ही नहीं हाइड्रोजन को, तब तो केवल यही बाहर जाएगा, तब क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा ना, वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। तो यदि बेस का क्या रोल है, तो वहां भी था, यदि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या फॉलो करता था, जैसे कि ये क्वेश्चन आते रहता है, याद हो तो, ये 2 डिग्री है और तुमने इस पे H2O डाला और एक बार OH माइनस दिया, तो ये मैकेनिज्म हो जाता है SN1 ऐसे, और ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2। तो जब OH माइनस रहेगा तो Cl हटा के जस्ट OH कर देना है तुम्हें, बट यहाँ पे यदि H2O है तो वो तो जाएगा ही नहीं इस कार्बन पे। क्यों, उसमें इतनी पावर ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है कि जाकर अटैक कर पाए। तभी SN1 पहले क्या होगा, Cl बाहर जाएगा, रीअरेंज होगा कार्बोकेटाइन, फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है क्या हो जाता है, कार्बोकेटाइन यहाँ आके OH आएगा, SN1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है, OH माइनस डायरेक्ट अटैक करेगा Cl बाहर, तो क्या हो जाता है, इसमें इस पोजिशन पे OH आता है। ये डिफरेंस था वहां पे SN1 SN2, ये याद आया होगा। तो यहाँ पर भी यदि स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तो SN2 होता है, वो साथ में अटैक करेगा, वो रुकेगा ही नहीं। और इसमें क्या होगा, H2O का पावर नहीं अटैक करने का, तो पहले Cl बाहर जाता है, कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो कार्बोकेटाइन वापस यहाँ शिफ्ट होगा, फिर वो OH आता है। इसीलिए जब वीक बेस होगा तो क्या फेवर करेगा, E1। ये सब वही SN1 SN2 वाले पॉइंट है। SN1 में क्या था, जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया SN1, यहाँ भी जिसमें स्टेबल बनाया, तो वहां 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था, यहाँ भी 3 2 1 है। गुड लिविंग ग्रुप E1 हुआ था, तो यहाँ पे भी वही है। वहां पे भी वीक बेस क्या था, E1 था, SN1 था, यहाँ वीक बेस E1 होगा। वहां भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो एलिमिनेशन E1 SN1 हो ही नहीं सकता। SN1 यदि यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया जाए, तो पोलर सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तभी तो बाहर होता है ना। यदि सॉल्वेंट नहीं रहता, कार्बोकेटाइन बने ही नहीं, तो पूछा जाता है कि क्या SN1 रिएक्शन गैसियस फेज में हो सकता है क्या, नहीं, गैसियस फेज में तो कोई चांस ही नहीं है SN1 का है। कोई सॉल्वेंट होना चाहिए जो इसको कार्बोकेटाइन बना सके। तो SN1 रिएक्शन इज नेवर फिजिबल इन गैसियस स्टेट, मतलब H2O वेपर लेके करें हम लोग तो चांस नहीं है, बट OH माइनस दोगे तो तब तो होगा, तब ये डायरेक्ट डेल्टा इस पर अटैक करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना। OH जब C पे अटैक करेगा इसके डेल्टा प्लस पे, तो एनर्जी रिलीज करेगा, वो लेके एनर्जी ये Cl बाहर जाता है। तो हर हालत में क्या था कि पोलर सॉल्वेंट चाहिए ही चाहिए कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। पोलर सॉल्वेंट है तो SN1E1 है, पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो SN1E1 का कोई चांस ही नहीं है, या तो SN2 या E2। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना ही पड़ता है। टेम्परेचर क्या लेना होगा, हायर टेम्परेचर फॉर द एलिमिनेशन। तो अल्कोहल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सब थियरी था बेसिकली, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट मेन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का रेट कैसे कंपेयर करें, तो रेट किस पर डिपेंड है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। इसमें देखें फर्स्ट कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा स्टेबल होगा, सी में तुम्हें मालूम चल रहा होगा कि स्टेबल है, क्यों, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। देन व्हाट, बी, बी में क्या हो गया,
बी में भी रेजोनेंस है, ए में केवल हाइपर कंजुगेशन, और ये तुम्हें याद होगा प्लस चार्ज ऑन द डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो इसमें क्या होगा, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो ऑर्डर हो गया सी बी ए देन डी। अब इसकी बात करें हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, क्वेश्चन यही सब है, एलिमिनेशन के क्वेश्चन सिंपली यही देंगे कि इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा। डी का हाईएस्ट होगा क्योंकि 3 डिग्री भी है और रेजोनेंस भी है। उसके बाद सी होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। देन बी होगा, कम से कम 2 डिग्री तो है ही है। उसके बाद ए होगा, 1 डिग्री है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। नाउ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये दे दिया कॉन्क H2SO4 के साथ हीट किया जाए, क्या प्रोडक्ट होगा, पहले H2O बाहर जाएगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, राइट शिफ्ट होगा, वो कहां पे आ जाएगा, 2 डिग्री पे, यही किया ना, H2O प्लस प्लस यहाँ करोगे 1 डिग्री पे, यहाँ पे सिंस हीट दिया हुआ है तो देखो यही मैंने बोला कि यहाँ पे HBr रहे तो कार्बोकेटायन नहीं बनाओगे, वो SN2 होगा। मतलब यहाँ पे HBr दे दें हम लोग तो ये SN2 रहता है, जैसे यहाँ पे HBr में दे दूं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे Br आ जाता है, ये मैकेनिज्म कहलाता है SN2। बट यहाँ पे कॉन्क H2SO4 H3PO4 की HSO4 मैंने बताया था इवन होगा ही होगा, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, सिंस हीट दिया हुआ है तो कार्बोकेटायन बनाना ही बनाना है, 1 डिग्री पे भी बनेगा, जबकि वहां 1 डिग्री SN1 नहीं होता, बट 1 डिग्री इवन हो सकता है, क्यों, हीट है। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकेटायन। अब हाइड्राइड शिफ्ट होकर प्लस चार्ज कहां पर आ गया, इसके बाजू पे आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, ये सब मालूम होगा। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो अभी मैंने बताया प्रोडक्ट ये माइनर होगा और ये मेजर हो गया, ये 80% है और माइनर जो हो गया ये क्या है, 20%। ये सेट प्रोडक्ट हो गया। इसी को मैंने बताया कि यहाँ पे 2 स्टीरियो आइसोमर्स बना और इसमें ये मेजर है इसलिए स्टीरियो सिलेक्टिव है, यहाँ पे ब्यूट 2 इन और ये ब्यूट 1 इन इसलिए ये रिजियो सिलेक्टिव है, ये आगे लिखा हुआ है। इसका प्रोडक्ट H2SO4 दोगे OH निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा तो क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर से एल्कीन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसके सेम प्रोडक्ट, इसकी बात करें हम लोग तो सोचो क्या होगा, H प्लस दोगे तो H2O निकलेगा, ये बनेगा, क्यों, यहाँ पे CH2OH था ना, तो जब भी H प्लस और हीट दे दे, H प्लस मतलब वो मान के चलो कॉन्क H2SO4, ये नहीं तो HBr लिखा रहेगा, तब क्या हो जाता, यहाँ पर पहला स्टेप कार्बोकेटायन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रीअरेंजमेंट, 1 डिग्री से 3 डिग्री पे जा सकता है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, 1 2 ना, धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये सब रीअरेंजमेंट क्लियर है सबको, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट सबको क्लियर है ना। ओके, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Me प्लस CH2 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे Me आ गया, CH3 आ गया, अब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। अब एल्कीन कहाँ पे बनाया जाए, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब डबल बॉन्ड बीच में रहे तो अच्छा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा ना अल्फा का भी, तो कहां पर यदि तुमने यहां से हटा दिया हाइड्रोजन तो उतना स्टेबल नहीं आएगा, मतलब वो तो टर्मिनल साइड चला गया ना, तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड C Me, और ये क्या होगा, इथाइल प्लस, मेजर क्या होगा, यहां से हटाओगे तो मेजर होगा,
यदि यहाँ से हटा दिया तो मेजर प्रोडक्ट है। कैसे? उसमें क्या बन जाएगा? Me डबल बॉन्ड CH के साथ Me। मिथाइल शिफ्ट में एक चीज है कि जब रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ा होगा कि ये रिंग एक्सपेंशन, ये सब बहुत यूज होगा। रिंग एक्सपेंशन कब करना है? जब 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज हो, या 4 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज है, तो यहाँ रिंग एक्सपेंड कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या है? कार्बोकेटाइन के बाद वाला पहला कार्बन अल्फा बोले बीटा, तो प्रोसेस में अल्फा से बीटा की ओर बॉन्ड को शिफ्ट करना है। जैसे मैंने ये किया, ये हो गया अल्फा और ये बीटा। ये स्टेप सही से समझ लो यदि पहले नहीं समझाता तो। रिंग एक्सपेंशन, ये अल्फा और बीटा के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक करना है तुम्हें, ताकि ये प्लस चार्ज कहाँ पाएगा? इधर से शिफ्ट होकर इधर आ गया, ये तो माइनस हो गया ना, ये C प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो इसके साथ बॉन्ड बन गया CH2 के साथ, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ प्लस आ गया, इधर प्लस 1 2 शिफ्ट होगा, पहले से दूसरे पे ही जाएगा और ये इसको पूरा ब्रेक कर दो। यहाँ भी तो वही करना था ना, अल्फा बीटा, और यहाँ पे ऐसे ये ब्रेक कर दिया तुमने, तो ये बॉन्ड कैसा दिखेगा? ये इधर से या ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आएगा ना, और ये जो था CH2 यहाँ पे था और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बन गया ना। तो ये ऐसे, इसको तो हटा दो, प्लस माइनस आता नहीं, तो इस तरह से ये 5 मेंबर रिंग बन गया। तो उसको कैसे दिखाते हैं हम लोग? पेंटागन से। तो कभी भी रिंग एक्सपेंशन ऐसे नहीं करना है तुम्हें, जैसे कि 5 मेंबर्ड हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज हो तो एक्सपेंड करना। इसको कैसे करना होगा? ये अल्फा, ये बीटा, इसको सही से समझ लो, ऐसे ही करना, वरना फिर कई क्वेश्चन नहीं होंगे। यदि तुम सोचो तो डायरेक्ट हेक्सागोन ऐसे बना दो, नहीं तो कई जगह फंस जाओगे। तुम्हें ये समझ लेना, ये स्टेप, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा से बीटा की ओर ले आओ, प्लस यहाँ पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे, यहाँ पे प्लस आ गया और ये बॉन्ड हुआ। अब तुम्हें ऐसा दिया जाए, H प्लस और हीट, ट्राई करो क्या प्रोडक्ट होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें यदि तुम करने चलोगे खुद से, तो हार्डली मुझे लगता है कि 3 4 लोगों का आंसर आने वाला है, बाकी लोग कहीं ना कहीं मिस करेंगे। ऐसा नहीं कि टफ है, बट क्या होता है, एक जनरल टेंडेंसी होता है कि 5 मेंबर रिंग बना दो, तो फिर ये 2 मिथाइल कहाँ जाएगा? वो देखो, पोजिशन तुम्हें नहीं आ रहा होगा, वो 2 मिथाइल कहाँ पे जाएंगे? ओके, तो करना क्या है? ये अल्फा, ये बीटा, ऐसे लिख दो, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड किधर शिफ्ट करना है? हमेशा टुवर्ड्स बीटा। याद कर लो, बॉन्ड हमेशा बीटा की ओर जाएगा, जिससे ये माइनस बन गया, ये प्लस, ये दोनों के बीच बॉन्ड होगा और यहाँ प्लस आ जाएगा ना, ये इसके साथ बॉन्डेड हो गया इधर। अब ये कैसा दिखेगा? और यहाँ बीच का बॉन्ड तो गया और उसके जगह क्या आ गया? प्लस। अब ये ऊपर की ओर एक बॉन्ड बन गया और ये इसके साथ अटैच हुआ, यहाँ पे 2। तब ये इसको बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बना दो? पेंटागन बना दो, कहीं एक जगह प्लस दिखा दो, मान लो प्लस तुमने यहाँ दिखा, उसके बाजू में 2 मिथाइल दिखाना है। अब इसके बाद एक्सपैंड नहीं होगा, एक्सपेंशन के लिए क्या होना चाहिए? 5 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज, ये 4 मेंबर्ड रिंग है उसके बाद प्लस है ना, तो ये 5 मेंबर्ड पे डायरेक्ट प्लस है तो एक्सपेंशन नहीं होगा। अब क्या हो गया? अब तो मैं यहाँ से, ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बना सकते हैं। कैसे? मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट लोगे तो क्या होगा?
वो इधर और यहाँ प्लस आ गया। एक बार प्लस यहाँ पर आ जाए तो एल्कीन कहाँ बनाओगे? तो एल्कीन का पोजीशन क्या हो सकता है? यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए, यहाँ से हट जाए, या यहाँ से हट जाए, तो कहाँ से मेजर होगा? इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, यहीं पे मेजर होगा ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कौन सा एल्कीन नहीं बन सकता है, तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ बना दे तो वो तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा? या तो यहाँ पे बन जाए, ये यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए, या फिर यहाँ पे बन जाए, या फिर यहाँ पे बन जाए, या यहाँ पे तो बन ही नहीं सकता ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा एल्कीन फिजिबल नहीं है। तो मेजर क्या होगा? ये मेजर होगा। और माइनर क्या हो गए सब? जैसे यहाँ कार्बोकेटायन आया था, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए, या फिर कार्बोकेटायन यहाँ पर आया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाते। ये सब माइनर प्रोडक्ट है, मेजर ही है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ये रिएक्शन था 5 वाला, ये बताया कि H2OH हटाओगे प्लस आएगा, प्लस के साथ ही अल्फा बीटा शिफ्ट करके ऐसे, ये 5 मेंबर था इसलिए 6 मेंबर बन गया। तब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्यों एक्सपेंशन करने में ही प्रॉब्लम आता है कि ये कहाँ पे आएगा, ये स्टेप सही से प्रैक्टिस करना। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, एक बेसिस हो गया। जैसे इस केस में 9th H+ दोगे क्या बनेगा? कार्बोकेटायन 1 डिग्री, 1 डिग्री से किधर जाएगा? 2 डिग्री। अल्फा CH तो बढ़ा ना, यहाँ पे 2 अल्फा CH, 2 अल्फा से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 4 अल्फा CH, 2 डिग्री। अब 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज, एक्सपेंशन का कंडीशन। इसको एक्सपेंड कैसे करना है बताया था मैंने। ये अल्फा और बीटा बॉन्ड को किधर शिफ्ट कर देना? बीटा की ओर। और ये इसके साथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कंडीशन तुम्हारे पास दो ही है, या तो 4 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज रहे, क्यों वो डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबल कर सकता है, या 7 मेंबर्ड पे प्लस चार्ज रहे। ये दो केस में कॉन्ट्रैक्शन है। और एक्सपेंशन का कंडीशन क्या है? 4 के बाद प्लस चार्ज रहे या 5 के बाद प्लस चार्ज रहे। ये दो याद रख लो, एक्सपेंशन और इसके, और ये दो कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा और कोई केस नहीं है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के, ये चार ही दिखेगा तुम्हें। तो सही से याद कर लो, जब भी मैं पूछूं कॉन्ट्रैक्शन कब होता है तो 4 मेंबर पे डायरेक्ट प्लस या 7 मेंबर पे डायरेक्ट प्लस। क्यों? 6 मेंबर्ड होगा तो स्टेबल होगा, ये 3 मेंबर्ड होगा तो स्टेबल होगा, डांसिंग रेजोनेंस। और एक्सपेंशन का दो कंडीशन है, कौन सा? 4 के बाद प्लस चार्ज। तो ये दोनों स्टार्टिंग में नोट्स बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो याद ही नहीं रहता। तो 4 के बाद प्लस चार्ज मतलब एक्सपेंशन, ये 5 मेंबर्ड बन जाएगा। अब 5 के बाद प्लस चार्ज मतलब एक्सपेंशन, तो 4 या 5 के बाद प्लस चार्ज एक्सपेंशन। अब 4 और 7 पे डायरेक्ट प्लस चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करोगे? ये सभी जो रही है वही अल्फा बीटा कंसेप्ट। अल्फा कैसे लोगे? इसको एक बार दिखा देता हूँ, कई लोग कंफ्यूजन रहता है इसमें, मैंने देखा है कैसे कर रहे हो वो मालूम ही नहीं चलता। तो ये अल्फा, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना है? अल्फा कौन सा मैंने बोला कार्बोकेटाइन के बाद वाला अल्फा, उसका बाद वाला क्या हो गया? बीटा। बॉन्ड किधर शिफ्ट किया जाता है? अल्फा से बीटा की ओर। तो बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, ये अल्फा से बीटा की ओर। तो अब ये कैसा हो जाएगा? यहाँ, और ये इसके बीटा के साथ बॉन्ड बना लेगा ना। इसको ब्रेक करोगे तो बीटा पे माइनस, अल्फा पे प्लस, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा ना ऐसा, और ये क्या हो जाएगा? CH2 प्लस। डांसिंग रेजोनेंस आया ना। डांसिंग रेजोनेंस आफ्टर प्लस एम डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। 7 मेंबर पे बनाना होगा, मतलब बीच में कहीं मिथाइल विथाइल दिया तब तुम कर पाओगे, कैसे होगा? जैसे इस पे प्लस चार्ज है तो इसको कैसे ब्रेक करना होगा? ये तो एकदम याद कर लो, कहीं भी आ जाता हूँ। ये अल्फा, ये बीटा मैंने बोला। शिफ्टिंग किधर होगा? बॉन्ड ब्रेक किसका करोगे? अल्फा और बीटा के बीच का। यहाँ माइनस आ गया, इस माइनस को इससे अटैच कर दो, यही करना है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये ऐसे ऐसे, तो ये बॉन्ड ही नहीं रहा, ये इसके साथ अटैच हो गया ना। तो प्लस किस पे आता? अल्फा पे ना, यहाँ पे। और यू कैन राइट इट विथ 6 मेंबर के साथ है प्लस चार्ज। तो क्या ये मोस्ट स्टेबल है क्या? तो कॉन्ट्रैक्शन होके बनेगा 6 मेंबर, बट एंड प्रोडक्ट भी याद कर रहा, अच्छे से नोट्स रिवाइज करके।
ये +1 डिग्री पे अब ये रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन नहीं है, ये नहीं कि एक्सपेंड करके ये बना दे हम लोग। 6 मेंबर्ड इज हाईली स्टेबल। रिंग में एक्सपेंशन क्या है, 4 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज या 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज। ये तो 6 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज। हाँ तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से तुम 3 डिग्री बना सकते हो। कैसे, हाइड्राइड शिफ्ट ले लो। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा ना। तब यदि एलिमिनेट करना रहता है तो एलिमिनेट करोगे तो कहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, सोचो। हाइड्रोजन कहाँ से निकाल सकते हो, या तो लेफ्ट या राइट, दोनों सेम ही है, सिमेट्रिकल है ये दोनों। कहीं एक निकाल लो, यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से। मेजर थी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। वन सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब बिल्कुल बीच में आया, तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा इतना हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल करेगा ना। और वही तुमने इसको बाहर से निकाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आ गया तो अल्फा सी एच कम हो जाएगा ना। कितना अल्फा है, 4 अल्फा सी एच ही है ना, और यहाँ पे अल्फा सी एच ज्यादा है, 2 + 2 + 3। तो ये मेजर होगा, ये सजेफ प्रोडक्ट हो गया और ये हॉफमैन हो गया। अब ये सब कंडीशन करने के बाद अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे सर। एक लास्ट कर लेते, तुम लोग का लेक्चर भी है ना इसके बाद ये नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं तुम लोग को ग्रुप पे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सब अटेम्प्ट करके आओगे, जो नहीं आएगा देखेंगे हम लोग। H+ के साथ हिट करेंगे, क्या बनेगा। हीट देखने के साथ एलिमिनेशन, H+ देखने के साथ Al2O3 के साथ हीट किया जाए तो कोई चांस ही नहीं है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तब तो OH और बाजू में H, ये हटा देना है, यहाँ से OH यहाँ से हट के यहाँ डबल आ गया। बट यहाँ पे OH और H+ के साथ हीट दिया हुआ है, क्या करें। तब इस केस में तुम्हें पहला स्टेप तो याद होगा, डिहाइड्रेशन, कार्बोकैटायन, यही होगा ना। उसके बाद खुद से करने जाओगे तो शायद तुम्हारे बैच में एक ही बच्चा या 2 ही होगा जो कर पाए। ये नहीं है कि टफ है, सेम चीज करना है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोलो। वो रिंग हाँ रिंग दूसरे वाले, एक्सपेंशन होगा। तो वो सीने मतलब पूरा हेक्सागन का, तो अल्फा हाँ अल्फा के बीटा के और राइट, एग्जैक्ट प्रोसेस करोगे तो एक 6 मेंबर्ड रिंग होगा, एक 5, देन उसके बाद वो भी एक्सपैंड हो जाएगा, दोनों रिंग एक्सपैंड होंगे। देखो कैसे होगा, पहले स्टेप में अल्फा बीटा करें, ये 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज है ना, तो 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज होगा तो क्या करोगे, इसको लिखो एक्सपेंशन का कंडीशन, ये अल्फा ये बीटा ना, इसको इधर शिफ्ट करो, इसके साथ बॉन्ड बना दो। हाँ एक मिनट, अटेम्प्ट करो सब 2 मिनट। हाँ तो देखो मैंने एक स्टेप बताया, इसको इससे इससे करना, जो मैंने बताया प्रोसेस वही करना, अल्फा से बीटा। ये मैं सही से समझा रहे हैं, सही से समझ लेना अल्फा बीटा वाला, क्योंकि मैंने देखा बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को इसमें। ये माइनस हो गया तो इसके साथ बॉन्ड बना दो। अब ये तुम ध्यान से देखो तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ ना, ये 6 मेंबर्ड हो जाएगा, एक ही पे अटैच्ड। अब प्लस कहाँ पे आया, प्लस वाला कार्बन तो ये था ना, वो कार्बन तो ये है ना, यहाँ पे प्लस आ गया। अभी भी एक्सपेंशन का कंडीशन है, कैसे, 5 मेंबर्ड के बाद प्लस चार्ज। अब ये 5 मेंबर रिंग है, उसके बाद प्लस चार्ज है ना, तो कैसे एक्सपेंड करोगे, ये अल्फा ये बीटा, बॉन्ड को शिफ्ट करो अल्फा से बीटा की ओर, तब इसको इसके साथ बॉन्ड ऐड करो तो कैसा दिखेगा,
ये बॉन्ड हट गया, मतलब कि ये कुछ ऐसे ले लें हम लोग, एक एक स्टेप करके आया ना, ये यहाँ पे प्लस आ गया, गायब हो चुका है, बीच वाला बॉन्ड गायब हो गया ना, वो किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया। देखो कैसा हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ऐसे 6 मेंबर्ड हेक्सागन प्रॉपरली बना सकते हो ना ऐसा, ये हो गया ना विथ प्लस चार्ज यहाँ पर। तब क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन हटाना है तो या तो यहाँ से या यहाँ से, वो तो दोनों सेम है, कहाँ पे मोस्ट होगा, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, हाईली स्टेबल होगा ना, अल्फा सी एच ज्यादा होगा, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ये मैंने किया स्टेप्स, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और बहुत अच्छे वाले सम है, तो ये सब केवल देख मत जाना, देख जाओगे तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर भी दिए हुए हैं सब, क्या है ना, इसको प्रैक्टिस करना, ये पूरा रिंग एक्सपेंशन क्लियर कर देगा तुम लोग। SN1 में नहीं क्लियर हुआ है, सब सेम क्वेश्चन SN1 में भी हो सकता है, वहां HBR दे देता है, और सारे सेम क्वेश्चन E1 में भी हो सकते हैं, बस हीट दे देता है। और ये क्वेश्चन का सेट ज्यादा नहीं है, हार्डली ये तुम्हारा देखो 15-16 क्वेश्चन हो गया, इसी से सारे आईटी के क्वेश्चन आते रहते हैं, या जो तुम लोग के टेस्ट होंगे, इतने क्वेश्चन तुम्हें एकदम सही से प्रैक्टिस करने हैं। हाँ वेदांत बोलो। हाँ वेदांत बोलो। हाँ सर, हमारा SN इंटरमॉलिक्यूलर नहीं हुआ अभी तक, मतलब SNI इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं हुआ, एक। ओके हाँ सर, SNI नहीं हुआ है ना, हाँ उसको हम लोग कर लेंगे तो चलेगा। हाँ दर्शन। सर वो SN1 भी पूरा नहीं हुआ था, उसमें वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन वाला एंड का पार्ट बचा था, और कुछ 1-1.5 घंटा उस पर लेक्चर हुआ था, तो सर और एक लेक्चर उस पर क्वेश्चंस कराने वाले थे। सब्स्टिट्यूशन के ओके, मतलब SN1 हो चुका है, तो SN1 वाले ही क्वेश्चन है सब, बस वो E1 करके हो गया। एक काम करो, सर के सब्स्टिट्यूशन वाले नोट्स एनी वन ऑफ यू मुझे भेज दो, या शायद उन्होंने ग्रुप पे भेजा है, देखना पड़ेगा ग्रुप पे भेजा है क्या, सब्स्टिट्यूशन का नोट्स भेज दो, मैं देख लेता हूँ क्या क्या मिसिंग है। अच्छा ग्रुप पे है, तब तो मैं देख लूंगा, तो जो मिसिंग पार्ट होगा मैं करा दूंगा, वही सब क्वेश्चन एलिमिनेशन के बन जाते हैं। तो ये सब एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तो इसके नोट्स में भेज देता हूँ तुम लोग को। ओके चलो, अभी तुम लोग का अभी दूसरा लेक्चर होगा होगा ना, तो अभी एंड करें लेक्चर हम लोग, कल मिलते हैं, कल 8 बजे स्टार्ट करूंगा, 8-10 के बाद कोई नहीं है, तो जल्दी उठ जाओ, चलेगा नहीं तो बार बार सोचो 8:45 तक मैं डिस्टर्ब रहा सबको ऑन करते हुए। ठीक है, लेक्चर समझ में आया सबको, कितना परसेंट समझ में आया, परसेंट लिख सकते हो। ओके वेरी गुड, 75-80% सबको है, कुछ लोग ज्यादा भी समझ गए हैं, सही है। ठीक है, तो ये सब कुछ पार्ट्स ऐसे हो रहे हैं, विपुल अच्छा समझ में आ गया, आयुष ये सब ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लेक्चर में 50% समझ में आता है, बहुत हो गया। तो वो क्या होता है ना, ये सब बाद में समझ में आएगा, रिंग एक्सपेंशन वगैरह कई जगह प्रॉब्लम होगा, कई कंसेप्ट जीओसी वगैरह वगैरह वाले प्रॉब्लम थे, तो वो जो जहाँ पे आता है, एक चीज जरूर करना, रोज आधे घंटे नोट्स रिवाइज करना। और अभी तो आधे घंटे नहीं, इतना सर का नोट्स रिवाइज करो कि एक एक लाइन याद हो जाए, नोट्स का रिवीजन ही सब कुछ है। ठीक है, तब ये सब याद आएगा कैसे है क्या है, तो कल इससे आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके हाँ ठीक है, वो कॉपी पेन नहीं यूज करता हूँ, वर्चुअल बोर्ड यूज करूंगा अगले बार से, वो था मेरे पास बट मैं ले नहीं पाया था। चलो ठीक है, ओवर करते हैं। ओके